नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर्दा है तो कहीं पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगा जाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना भी जरूरी हो जाता है और उस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है। इन्हीं खबरों के करीब चलते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं। वॉट अबाउट ट्री, हर मर्ज का इलाज। आज की पहली खबर इसी एक लाइन के इर्द गिर्द। कहने को तो सोशल मीडिया पर कोई लगाम नहीं है, लेकिन नैतिकता कहती है कि लगाम दिखती तो नहीं है लेकिन कीपैड पर होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है, लेकिन सवाल है कि तब क्या हो जब इनमें से एक भी कैरेक्टर किसी महिला के कैरेक्टर को कटघरे में खड़ा करने लगे। सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया जानती है कि जब भी कोई जंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का ही हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जंगी मैदान वाला पैटर्न कुछ लोगों ने सियासत की सड़क पर अपनाना शुरू कर दिया है। इस खबर के दो किरदार हैं। एक है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और दूसरी तरफ हैं कंगना रनौत, मशहूर अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये आम बात है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए एक बेहद घटिया टिप्पणी की। टिप्पणी क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, कोई महिला जिसकी नेता लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, वो किसी दूसरी महिला का सरेआम भाव पूछ रही है। ये कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसे नारों से आसमान को गुंजा दिया करती थी। आज उसी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इतनी नफरती टिप्पणी करती है जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। से ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये कांग्रेस भूल गई है क्या? अब सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि दरअसल कंगना रनौत के लिए की गई टिप्पणी उनकी नहीं है, बल्कि किसी और ने उन्हीं के हैंडल से पोस्ट कर दिया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया, कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। सुना आपने सुप्रिया श्रीनेत को, तो सवाल है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत इसका पता लगाकर दोषी को दंडित करेंगी?
क्या दोषी के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाएंगी? साफ सरल स्पष्ट बात करें तो नेता अब नैतिकता का तकाजा नहीं, राजनीति की डिमांड देखते हैं। वो कैसे, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां स्थिति स्पष्ट कर लेते हैं। अगर सुप्रिया श्रीनेत ने वो ट्वीट किए थे तो क्या वो जिम्मेदार ढूंढना नहीं चाहेंगी कि आखिर जिम्मेदार कौन है? और अगर उन्होंने आवेश में आकर या जल्दबाजी में या पॉलिटिकल माइलेज को लेकर ऐसा किया तो ये भी सवाल है, लेकिन कई गलतियां भी कांग्रेस कर रही है। साफ सरल स्पष्ट बात करें तो नेता अब नैतिकता का तकाजा नहीं, राजनीति की डिमांड देखते हैं। वो कैसे, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां स्थिति स्पष्ट कर लेते हैं। अगर सुप्रिया श्रीनेत ने वो ट्वीट किए थे तो क्या वो जिम्मेदार को ढूंढना नहीं चाहेंगी? और अगर सुप्रिया श्रीनेत ने आवेश में आकर या जल्दबाजी में या पॉलिटिकल माइलेज पाने के चक्कर में ये ट्वीट किया, उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा? ये सवाल उठता है। क्या हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी कांग्रेस को बढ़त दिला पाएगी? क्या कंगना का मंडी में भाव, ये शब्द कहना भी शर्मसार करता है, जिसको ट्वीट किया था सुप्रिया श्रीनेत ने। ये भाव जानने की सुप्रिया की उत्सुकता दरअसल चुनावी रणनीति का क्या हिस्सा है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और कहते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है, नैरेटिव का महत्व। जनता का बड़ा वर्ग किसी मुद्दे को सही मान लेता है या फिर खारिज कर देता है गलत मानकर। इस पर पार्टियों और नेताओं का भविष्य भी तय होता है। फिर परसेप्शन बनने बिगड़ने का खेल भी बहुत निराला है। इसी मामले में देख लीजिए सुप्रिया श्रीनेत की बेहद अपमानजनक और बिल्कुल भद्दी टिप्पणी पर कंगना ने आपा नहीं खोया। उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। ध्यान रहे कि कंगना की छवि बेहद मुखर और जुझारू महिला की रही है। इसके बावजूद, ऐसी छवि के बावजूद उन्होंने सुप्रिया के नाम के साथ जी लगाकर उन्हें डियर कहते हुए अपनी बात रखी। कंगना ने लिखा क्या है ये भी समझते हैं। कंगना ने लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने बीते 20 वर्षों के करियर में हर तरह की महिला की भूमिका निभाई। क्वीन में बेहद भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक दुष्ट आत्मा तक, और रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, ये तमाम किरदार जो उन्होंने निभाए हैं उसका जिक्र किया। वो आगे लिखती हैं, हमें अपनी बेटियों को पूर्वग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना ही चाहिए। हमें उनके शारीरिक अंगों के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करने से ऊपर उठना ही होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें वैश्याओं की चुनौतीपूर्ण जिंदगियों या कठिन परिस्थितियों को किसी तरह की हीनता भाव या बदनामी की नज़र से देखने से बचना होगा। हर महिला सम्मान की हकदार है, ये कहा है कंगना ने। एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और इस पूरी खबर के बीच दो बातें काबिले गौर है। पहला, सुप्रिया श्रीनेत का अपने बचाव में दिया गया बयान, और दूसरा पहलू उनकी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से दी जा रही दलीलें, वो दलीलें जो वाउ टैबोरेटरी से भरी हुई हैं। मतलब अपने बचाव में उनके पास भी एक बयान है, वो बयान जहां कंगना रनौत ने भी न्यूनतम संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया था। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पूर्व मेंबर उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत के बीच साल 2020 में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत को वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन का अनादर करने की वजह से एक इंटरव्यू के दौरान लताड़ लगाई थी, जिस पर कंगना ने अभिनेत्री पर पलटवार किया था। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर के एक्टिंग करियर पर सवाल खड़े कर दिए थे और सवाल खड़े करते हुए कहा था, उर्मिला एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। मैं ये जानती हूं कि उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए तो नहीं जाना जाता है। क्या है उनकी पहचान? सॉफ्ट पॉर्न करना। अगर उन्हें टिकट मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती, ये कहा था कंगना रनौत ने। और कहते हैं ना कि राजनीति में दिए गए बयान कब वापस लौटकर आपको ही नुकसान पहुंचा दे, ये कहा नहीं जा सकता।
और ऐसा ही कुछ कंगना रनौत के साथ भी हुआ। आज कंगना काफी शांत दिख रही हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की तरह ही उन्होंने भी एक महिला के ऊपर घटिया टिप्पणी की थी। दोनों हीरो कंगना के ही हैं। एक में कंगना आरोपी हैं तो दूसरे में कंगना विक्टिम बन जाती है। मतलब कुल बात यह है कि सारे शब्द सियासी हैं, बस साल बदलते हैं। राजनीति की गलियों में सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत की चाल एक जैसी ही लगती है। ये दोनों ही नहीं बल्कि राजनीति में गिरती गरिमा की एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी आई है, जब दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऐसा बोल गए तो शायद हम आपको बता भी ना सके। वो खुद ही बता रहे हैं कैसा उन्होंने बयान दिया है, सुनते দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। पर्सनल टिप्पणियों से राजनीति में अभूतपूर्व गिरावट देखी जा रही है ऐसी, और उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां खुद जिम्मेदार हैं। और ये दुखद भी है। पहले जब लोग कुछ बोलते थे तो समाज के बड़े बुजुर्ग उदाहरण के तौर पर राजनीति का हवाला देते थे कि देखो दूसरे दल के नेता कैसे आरोप लगा रहे हैं और दूसरे दल के लोग कैसे उसका जवाब दे रहे हैं। उसमें शब्दों की मर्यादा और एक शालीनता हुआ करती थी। राजनीति एक तरह से समाज को सिखाती है कि कैसे वाद विवाद के दौरान शालीनता रखकर तर्क किया जाए। इसे हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 1999 में सदन के अंदर दिए गए एक बयान से हम समझ सकते हैं, जहां राजनीति में शालीनता क्या होती है आज के कुछ नेता अटल जी से सीख सकते हैं। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। अटल जी, चंद्रशेखर, जॉर्ज ऐसे तमाम नेता रहे भारतीय सियासत में जिनको नज़ीर के तौर पर देखा जा सकता है। उनसे आज की सियासतदान भी सीख सकते हैं कि आखिर बोलना कैसे है, लिखना कैसे है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में ईडी ने की है। पूछताछ भी जारी है, लेकिन विदेशों में अरविंद केजरीवाल की हमदर्दी का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दरअसल भारत के आंतरिक मामलों में बाइडेन प्रशासन दखल अंदाजी से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में सीए पर टिप्पणी करने के बाद अब अमेरिका की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनका कहना है कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि भारत सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा कहा गया है। इसी मुद्दे से पहले सीएए को लेकर भी वॉशिंगटन की तरफ से बयान आया था। वहां के प्रवक्ता ने उस दौरान कहा था कि सीएए पर हमारी करीबी नजर है। भारत में जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले अमेरिका की तरफ से हर मुद्दों पर लगाया जाने वाला अड़ंगा देश के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका से पहले जर्मनी की तरफ से भी दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर बयान सामने आ चुका है। उस दौरान भारत ने जर्मनी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया और जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उनके आने और जाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जहां लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर वो आए और वापस चले गए। चंद समय के लिए बुलाए गए जर्मनी दूतावास के उप प्रमुख का चेहरा कुछ उतरा उतरा दिख रहा था। बहरहाल इस खबर के पीछे की खबर यह है कि भारत के आंतरिक मामलों को लेकर विदेशी धरती से किए जा रहे प्रोपेगेंडा वॉर का कड़ाई से जवाब देना जरूरी है। विदेशी धरती से मीडिया भी जमकर प्रोपेगेंडा फैलाता है। आप कुछ विदेशी अखबारों की हेडलाइंस देखिए। सबसे पहली हेडलाइन है बीबीसी की। बीबीसी के इस हेडलाइन में लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी। इकोनॉमिक टाइम्स की भी आपको हेडलाइन दिखाते हैं। और सबसे लास्ट वाली जो हेडलाइन मैं आपको दिखाऊंगा उसको ये खास तौर पर देखिएगा। ये सेकंड हेडलाइन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है कि किस तरह से इंडिया थ्रोज अनदर अपोजिशन लीडर इन जेल एज इलेक्शन लो, कि चुनाव करीब है, इस वजह से विपक्ष के एक नेता को जेल भेज दिया गया। सोचिए, केस का जिक्र नहीं है, सिर्फ यहाँ चुनाव का जिक्र है और विपक्ष के नेता का जिक्र है। हेडलाइन पढ़कर आपको समझ क्या आ रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइन है, सीनियर इंडियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन अरेस्टेड अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। यहाँ पे भी विपक्ष का जिक्र है और चुनाव का जिक्र है। सोचिए, कोई हेडलाइन पढ़कर अगर निकल जाए, बहुत बार हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कि अखबार की हेडलाइन ही पढ़ के खबर पूरी कर ली। बीबीसी के एक और हेडलाइन है जहां वो लिख रहे हैं
कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अपोजिशन कॉल्स अरेस्ट डिकी ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे आखिरी हेडलाइन आपको दिखानी जरूरी इस वजह से है, ये हेडलाइन देख लीजिए, अल जजीरा की ये हेडलाइन है, गौर करिए इस पर। डेड डेमोक्रेसी, विल अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन, यानी लोकतंत्र का मरा हुआ है और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इंडिया के विपक्षियों विरोधियों को एक करेगी। सोचिए, अल जजीरा खतर की मीडिया एजेंसी है, खतर में डेमोक्रेसी नहीं है और खतर की सरकारी न्यूज एजेंसी है, खतर की सरकार का मालिकाना हक है। खतर में है क्या? पूर्णतः राजशाही, वहां राजा वाला टाइप का सिस्टम चलता है, मोनार्की है, राजा का फैसला अंतिम फैसला है, वहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन कतर के ही एक मीडिया हाउस अल जजीरा की तरफ से भारत के लोकतंत्र को डेड डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये है विडंबना। अब आप एक बात सोचिए कि आखिर क्यों विदेशी अखबार भारत के एक पॉलिटिशियन को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं? क्या उनके देश में मुद्दे खत्म हो गए हैं? कतर में डेमोक्रेसी है ही नहीं और कतर का एक समाचार चैनल अल जजीरा जो है वो भारत में लोकतंत्र को लेकर बात कर रहा है। क्या वहाँ कोई राजनीतिक हलचल नहीं होती? क्या वहाँ कोई जन सरोकार की खबर नहीं आ रही है? इस सब का एक ही जवाब है, ये सभी अखबार या यूँ कहें कि ये सभी देश भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर चला रहे हैं जो बढ़ते भारत की तेजी से परेशानी है। ये भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते ये भारत के एक पॉलिटिशियन के कंधे पर बंदूक रखकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना चाहते हैं, उन्हें कमजोर करना चाहते हैं, भारत की एक गलत छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त है कि इन सभी प्रोपेगेंडा जीवियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट, सीधा और सटीक। और अब बात बिहार की। बिहार में शिक्षकों के लिए एक आदेश आया और होली का रंग मलो और काम पर चलो। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग में होली की छुट्टी नहीं थी। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने आदेश दिया था कि 26 मार्च और 27 मार्च को भी शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। और यही नहीं, एसीएस के पाठक ने छुट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। के पाठक का तर्क है 25 से 30 मार्च तक होली के बीच प्रशिक्षण संस्थानों में चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, इसलिए छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब उनके इस फरमान को लेकर सियासत तेज हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षक भी हमारे परिवार के ही हैं और किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए आज एक खुशियों का त्योहार है, लेकिन उसे बंधुआ मजदूर समझ लिया गया, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है और निरंकुश शासन कभी शासक और प्रशासक समाज के हित में नहीं होता। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने सख्त आदेशों के लिए मशहूर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सूबे की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की खुली छूट भी दे रखी है। हालांकि कई ऐसे मौके रहे जब के पाठक को अपना ही आदेश पलटना पड़ गया। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक न सिर्फ कड़े फैसले और कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कई दफा अपने ही आदेश को बदलने या वापस लेने के लिए भी वो चर्चित हैं। शीतलहर के कारण स्कूलों में छुट्टी पर पहले बिफरे, फिर उसकी इजाजत उन्हें देनी पड़ी। कोचिंग संस्थानों को स्कूल अवधि में बंद रखने का आदेश उन्हें संशोधित करना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाले कोचिंग संस्थानों को उन्होंने विरोध के बाद बाहर किया था। और बिहार में भयंकर शीतलहर को देखते हुए कई जिलाधिकारियों ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश निकाल दिया था। जिस समय जिलाधिकारियों ने आदेश जारी किए उस वक्त के पाठक छुट्टी पर थे। छुट्टी से आए, लौटते ही भड़क गए और कड़ा पत्र जिलाधिकारियों को लिखा, स्कूलों को बंद रखने का आदेश वापस लेने का फरमान जारी कर दिया। धारा 144 के तहत स्कूल बंद किए गए थे। के पाठक ने इसे लेकर जिलाधिकारियों को कानूनी पाठ पढ़ाया। कहा कि जब बाजार खुल सकते हैं, मॉल खुल सकते हैं और सिनेमा हॉल चालू रह सकता है, स्कूलों में छुट्टी क्यों होनी चाहिए? क्या सबसे अधिक ठंड स्कूलों को ही लगती है? हालांकि बाद में के पाठक बैकफुट पर आए और पटना डीएम के आदेश पर वो अधिक भड़क गए थे, लेकिन बाद में उनके आदेश पर सहमति भी जतानी पड़ी थी। ये महज एक कहानी है। के पाठक छुट्टियों में कटौती करने के लिए मशहूर रहे हैं। के पाठक को स्कूलों की छुट्टियों से काफी चिढ़ रही है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी उन्होंने कटौती कर दी थी। शिक्षकों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद बैकफुट पर आए थे। स्कूलों के अवकाश कटौती के आदेश को वापस लिया था उन्होंने दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म कर शिक्षकों के प्रशिक्षण का आदेश दिया था। रक्षाबंधन की छुट्टी भी के पाठक ने खत्म कर दी थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की दखल के बाद छुट्टी उनको बहाल करनी पड़ी। के पाठक की छुट्टियों पर चलती कैंची से लोग बेहद परेशान रहे हैं और कई बार के पाठक के फैसलों से
सरकार भी घिरी है। और अब होली पर छुट्टी कैंसिल करके के पाठक ने एक बार फिर से शिक्षकों के नाम पर सियासत का खेला शुरू कर दिया है। और अब आगे बढ़ेंगे बात मुंबई की। मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर में अब बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अरबपति हैं। चीन के बीजिंग को पछाड़कर मुंबई पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। और ऐसा पहली बार है कि मुंबई अब एशिया में अरबपतियों की राजधानी है। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट से पता चलता है मुंबई में 92 अरबपति, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति, जबकि चीन में भारत के 271 की तुलना में कुल मिलाकर 814 अरबपति हैं। ग्लोबली देखें तो मुंबई अब अरबपतियों के मामले में न्यूयॉर्क के बाद तीसरे नंबर पर है, जहां 7 साल बाद सबसे अधिक 119 अरबपति हैं। और लिस्ट के मुताबिक 97 के साथ लंदन नंबर 2 पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के टोटल 92 लोगों की संपत्ति एक साल में 47% बढ़कर $445 बिलियन यानी 37.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं चीन की राजधानी में बिलियनर्स की वेल्थ 28% कम होकर $265 बिलियन यानी करीब 22.08 लाख करोड़ रुपए रह गई है। मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की खूब तेजी से कमाई हो रही है। मुंबई पर एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर से खूब पैसा आ रहा है। इसमें मुकेश अंबानी जैसे अरबपतियों का बम्पर मुनाफा भी हो रहा है। भारत में अभी 271 बिलियनर्स हैं, लेकिन दुनिया के टॉप 20 अमीरों में केवल 2 भारतीय हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 9.43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ नंबर 11 पर है। और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस लिस्ट में 18वें नंबर पर है। इनके पास 6.73 लाख करोड़ रुपए इतनी उनकी संपत्ति है। ऐसे आप भारत की तरक्की का मीटर भी मान सकते हैं। भारत में अमीरों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, हमारे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और देश भी आगे बढ़ रहा है। इसका लगातार रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको किस तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर धार की भोजशाला में हो रहे एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे के 5वें दिन यानी मंगलवार को टीम ने 9.5 घंटे से ज्यादा समय तक सर्वे किया। एएसआई की टीम सुबह 7 बजे भोजशाला पहुंची और शाम 4:50 पर यानी करीब 9 घंटे सर्वे करके वापस गई। एएसआई की टीम ने आज क्या क्या किया ये भी समझिए। भोजशाला को अंदर बाहर से नापा, मतलब लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट मिलाया। भोजशाला के अंदर बाहर से मिट्टी के सैंपल्स भी लिए। खुदाई करके निकाले गए पत्थरों के सैंपल लिए गए, जिससे भोजशाला की असल उम्र का पता लग सके। कार्बन डेटिंग भी की गई। भोजशाला के अंदर मौजूद पत्थरों पर मौजूद कलाकृतियों को रिकॉर्ड किया गया, उनके सबूत लिए गए, आर्किटेक्चर को देखा गया। बाहरी हिस्से में अब तक 3, 5 से 6 फीट तक के गड्ढे भी खोदे गए, जिनमें से मिट्टी और पत्थर निकाले गए। भोजशाला के बाहर कमाल मौला मस्जिद तक मार्किंग की गई है। भोजशाला में हुए सर्वे की इनसाइड डिटेल्स दे रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे एडिटर अखिलेश सोलंकी। सुनिए। तो भोजशाला आखिर किसकी है, हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? इसको लेकर एएसआई का सर्वे चल रहा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और जो एएसआई के सूत्र हमें बता रहे हैं, काफ़ी कुछ सबूत जो हैं एएसआई को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो कार्बन डेटिंग की जा रही है। मंदिर की बात करें तो बाग देवी का जो मंदिर है, जिसका दावा हिंदू पक्ष करते हैं, उसके ऊपर एक अष्टकमल मिला है। साथ ही साथ अगर हम एक कमरे की बात करें, जिसको लेकर लगातार कहा गया कि वो कमरा बंद रहता है, उस बंद कमरे में शिव जी के होने के सबूत यानी कि शिव जी की मूर्ति मिली है। साथ ही साथ वहाँ पर दीपक रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पूजा होती थी, इस तरह के सबूत मिले हैं। जो प्रांगण है उसके पीछे गड्ढे खोदे गए हैं, 5 से 6 फीट के 3 गड्ढे खोदे गए हैं, जिनसे पत्थर और मिट्टी निकालकर एज समझी जा रही है कि आखिर ये भोजशाला है कितनी पुरानी है। साइंटिफिक पद्धति से चीज़ों को टटोलने की कोशिश हो रही है। कई तरह के सबूत मिले हैं। जो हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखा है, गणेश जी की प्रतिमा जो पिलर्स हैं उन पर अंकित है। साथ ही साथ राजा भोज के समय की यज्ञशाला जो है वो तो साफ तौर पर वहाँ नज़र आ रही है। तो मार्किंग बाकायदा की जा रही है और एएसआई की टीम ने जो कलाम मस्जिद है वहाँ तक की मार्किंग की है। और पूरे इलाके में एक तरह से खुदाई करने से पहले 3 जगह को चिन्हित किया गया। चौथे दिन कुछ वैसा ही हुआ। डे 1 जुम्मे की नमाज हुई थी और आज 5वें दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर हुआ। तो चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान क्या कह रहा है उसको लेकर तमाम तरह की कवायद चल रही है। और रिपोर्ट जब पेश होगी हाई कोर्ट में,
29 अप्रैल को उससे पहले एएसआई की टीम अपना काम कर रही है। और 5वें दिन का जो सर्वे है उसके बाद जो सामने चीज़ें आई हैं, यानी कि जो कल गड्ढे हुए थे उन गड्ढों से जो सबूत निकाले गए उन सबूतों की डेटिंग हो रही है, मार्किंग हो रही है और एक एक चिन्ह की फोटोग्राफी हो रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा क्या कुछ सबूत यहाँ से सामने आएंगे।